अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहतिशाम नसीर है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं AO लेवल्स को पढ़ाते हुए। इसके अलावा मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पे करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज स्किल्स फॉर रिस्क की जानिब से मैं आपके सामने खड़ा हूँ और 9th क्लास के कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है? तो बेसिकली हमारे पास सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं जिनमें फेजेस होते हैं डिफरेंट, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम जो उनसे उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी मौजूद नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तमाम रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम में एम्बिग्युइटी आ जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और फिर उसका सलूशन ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्लियर नहीं आती तो तब क्या करें हम? तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम अप्लाई करते हैं और स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से देखा जा सके। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी जो हम अप्लाई करते हैं वो है कि हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करते हैं, यानी गेन बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस सिचुएशन में आ रही है, किन सर्कमस्टांसिस की वजह से आ रही है, हम इस चीज़ के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आ रही है और क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होगी तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना भी उतना ही आसान होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो ये हमारी एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी कि हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसके ज़रिए से हम इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटेजी में अप्लाई करते हैं वो है गैसेस। गैसेस का मतलब है कि हम हिडन इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, लेकिन उसके अलावा वो किन हालात के अंदर आ रही है हम उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि किताब में ही लिखा हो, ये आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी स्टेटमेंट का मकसद क्या है और उसका सलूशन क्या हो सकता है। ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्ट्रेटेजी आती है वो है ड्रॉ पिक्चर्स। हम पिक्चर्स की हेल्प के ज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी सीधी सी आम सी एग्जांपल आपके पास अक्सर आती है सोशल मीडियाज़ के ऊपर कि पिक्चर्स की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। 3 पिक्चर्स बनी होती है, इनको प्लस करके एक नंबर कैलकुलेट किया होता है और आपको बताया जाता है जी कि आप बताएं कि 2 नंबर्स को या 2 पिक्चर्स को कैलकुलेट करें तो थर्ड हमारे पास क्या डिजिट आएगा। इस तरह के कैलकुलेटिकल क्वेश्चन जो उनसे वो आपके से सोशल मीडिया पे पूछे जाते हैं और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं आपसे एक बड़े साइंटिस्ट का कोट शेयर करना चाहता हूँ जिसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने उसका नाम तो सुना हुआ है, जिसने E=mc² इक्वेशन आपको दी थी। यहाँ पे उससे एक बात कही गई थी, उसे कहा गया था कि अगर आपको 1 घंटा दिया जाए और आपने प्लेनेट को सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसने कहा था कि मैं 59 मिनट सिर्फ ये सोचने में लगाऊंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। मैं आइडेंटिफाई करूंगा, सिर्फ कि उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा, खोल के रखूंगा अपने सामने कि उसको क्या पहलू हैं जिसकी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में कामयाब हो सकता हूँ। और फिर उसने कहा था कि 59 मिनट्स मैं सिर्फ ये सोचने में लगाऊंगा कि प्लेनेट को सेव कैसे किया जाएगा और सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा।
तो सोचें यहाँ पे आपके पास कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि आपने अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको आइडेंटिफाई करना किस कदर इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे तो आप उसका सोल्यूशन भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, जो ये था कि हमने प्रॉब्लम को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सेकंड हमारे पास जो स्टेप आता है वो है एनालिसिस का। हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आपको पता होगा कि आप जब मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका एक कंप्लीट होमवर्क मौजूद ना हो, आपको पता ना हो कि उसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, कौन से स्टेप पे लगेगा, आपको उसके तमाम स्टेप्स की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको इस चीज़ें पता चल जाएंगी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले दरकार हैं और वो किन जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे, तो आपके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो है अंडरस्टैंडिंग। आपने प्रॉब्लम को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट में हमने देखा सिर्फ आपने उसको देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद अंडरस्टैंड भी करना है कि किस वजह से आया और क्यों आया, और उसके बाद आप फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस के दौरान ही आपको कुछ ऐसे सोल्यूशंस मिल जाते हैं जिससे आपको लगता है कि प्रॉब्लम को बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं, W फैक्टर्स आते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। मिसाल के तौर पे 5 W फैक्टर्स की मैंने बात की। उन 5 W फैक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हु, कहाँ से आई, क्यों आई, ठीक है, वाई, व्हेन एंड वेयर। ये वो आपके पास 5 W फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन तमाम 5 स्टेप्स के अंदर, और फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक की ही एग्जांपल हम उसी को लेकर चलते हैं। आपकी बुक के अंदर कहा गया है कि आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने पूरे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके नाम कैपिटल A से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको टास्क दिया गया है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि आपने इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा इसको ज़रा समझें। हम अपने उस 5 W फैक्टर्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? व्हाट, सबसे पहले जो W फैक्टर था हमारे पास वो था व्हाट। व्हाट का मतलब हमने क्या करना है, तो हमने एक लिस्ट बनानी थी स्टूडेंट्स की जिनके नाम A से स्टार्ट होते हैं। और किसकी बनानी थी? स्टूडेंट्स की। हु, स्टूडेंट्स आगे। कब बनानी है? आपका 1 वीक का टाइम दिया गया है, तो 1 वीक आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। व्हेन, क्यों बनानी थी, कब बनानी थी, और फिर वेयर, के कहाँ पे बनानी है। तो स्कूल आपके पास था कि स्कूल के स्टूडेंट्स का आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, ये था आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है उसका सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन को प्लान करना, प्लानिंग द सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब जब सोल्यूशन पे आते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास एक की फैक्टर होता है किसी भी प्रॉब्लम का। हर प्रॉब्लम का एक कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होता है। बेस्ट सोल्यूशन भी होते हैं और वर्स्ट भी होते हैं, अच्छे सोल्यूशन भी होते हैं, बुरे सोल्यूशन भी मौजूद होते हैं। यह हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से वाले सोल्यूशन की तरफ जाना है और कौन से सोल्यूशन को हमने अपनाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेटेजीज आती हैं जब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी हमारे पास आती है वो है डिवाइड एंड कंकर की। डिवाइड एंड कंकर का मतलब है कि आपके पास जो स्टेटमेंट आई है प्रॉब्लम की, आपने उसको डिकम्पोज कर देना स्मॉल स्टेप्स के अंदर। जब आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिकम्पोज कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उन तमाम छोटे स्टेप्स के ऊपर फोकस कर सके अच्छे से, बजाय इसके कि आप एक कंप्लीट प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव का मतलब है कोई एक डेवलपर या डिज़ाइनर जो है वो एक थ्योरेटिकल आंसर प्रोवाइड करेगा उस सोल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का एक थ्योरेटिकल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद वो उसको चेक भी करेगा
क्या ये सोल्यूशन जो सा है हमारे पास कंपैटिबल है इस प्रॉब्लम के कि नहीं है। अगर तो कंपैटिबल है तो कितना कंपैटिबल है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो हम कहेंगे ये फाइनल आंसर हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्टेड ऑन। एक्टेड ऑन का मतलब है कि जब हमने फेजेस देख लिए, हमने एक सोल्यूशन हमें मिल गया, उसके बाद जो डेवलपर है वो उसके स्टेप्स लिखेगा जो उसने परफॉर्म करने होंगे उस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, उस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए स्टेप्स लिखे जाएंगे वो एक्टेड आउट के स्ट्रेटजी के अंदर लिखे जाएंगे ताकि हम उसको फिर बाद में कोई भी आए तो उसको फॉलो कर सके। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आएगी वो है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? प्रोटोटाइप का मतलब है कि आपके पास एक जनरल सा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा और उस सोल्यूशन को आप फिर मज़ीद चेक करेंगे क्या ये हमारे प्रॉब्लम के साथ मैच करता है या नहीं करता। इसकी आम से एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की ले लेते हैं। चलिए लेट्स सपोज के सैमसंग ने कोई अपना नया फ़ोन, नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो फौरी तौर पे उस मॉडल को मार्केट में नहीं ले आएगा, वो सबसे पहले उसका सिर्फ एक पीस तैयार करेगा। एक पीस तैयार करने के बाद उस अपनी तमाम फंक्शनैलिटीज उसके अंदर ऐड करेगा, जो भी वो ऐड करना चाहता है। कैमरा अच्छा करना चाहता है वो ऐड करेगा, कितनी देर तक का कैमरा उसने ऐड करना है, कितने मेगापिक्सल का ऐड करना है, फिर इसके अलावा उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, उसमें फिंगरप्रिंट कहाँ पे ऐड करना है, डिज़ाइन किस तरह का होगा। इस तरह की चीज़ें जो उनसे वो सिर्फ एक फ़ोन के अंदर ऐड करेगा ताकि अगर कल को ये फ्लॉप हो तो नुकसान कम से कम हो। प्रोटोटाइप बनाया है इसलिए जाता है। तो यहाँ पर भी जो हम सॉल्यूशंस का प्रोटोटाइप बनाएंगे वो यही चीज़ होगा कि अगर हमारा ये सॉल्यूशन कंपैटिबल नहीं है तो हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, हम मज़ीद किसी और सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। ठीक है जी, ये था हमारे पास एक प्लानिंग सॉल्यूशन। इसके बाद हम इस नेक्स्ट फेज पे आते हैं सॉल्यूशन के, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग या प्लानिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस। अब ये क्या चीज़ होती है? कैंडिडेट का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस या अनप्लान्ड। ठीक है, वक्ती तौर पे होने वाला या फौरी तौर पे होने वाला। ये आप प्लानिंग के ज़रिए नहीं निकालते, आप एक रफली आइडिया निकालते हैं उस सॉल्यूशन का, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशंस। मिसाल के तौर पे जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है वो ये है कि आपने अपने स्कूल के अंदर उन लड़कों की तादाद फाइंड करनी है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो उसका एक आइडियल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपनी क्लास के अंदर पहले देखें कि कितने स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी क्लास 20 स्टूडेंट्स की है तो 20 में से 15 तो मस्ट हैं जो खेलते होंगे, तो आप उन 15 को बाकी क्लासेस से मल्टीप्लाई करवा के एक आइडियल सा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये रफली सा आइडिया है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कैंडिडेट सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ रफली आइडिया होता है एक सॉल्यूशन का जो कि करीब तर होता है एक्चुअल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रफली आइडियाज़ होते हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं होते। इसके बाद जब हमने देख लिया सब कुछ, सॉल्यूशंस भी देख लिया, कैंडिडेट सॉल्यूशन भी देख लिया, अब हम अपना लास्ट पेज की तरफ आएंगे जो है हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर या सिलेक्ट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। हमारे पास इतने सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, अब हम उन तमाम सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उन सब में कोई ना कोई खामियां मौजूद होती हैं। लेकिन हमें तो एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम आइंदा कभी भी हमारे पास दोबारा ना आए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए, इस फेज में हमने परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी आम से एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वही स्टूडेंट्स वाली बात है कि आपको जो नाम दिया गया था, जो काम दिया गया था वो ये था कि आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप ये देख सकते हैं कि आप सबसे पहले उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, पेपर पे लिस्ट ले लें या प्रिंट आउट उसके ले लें और वहाँ से आप ढूंढना शुरू करें उन स्टूडेंट्स को जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको इंपोर्ट करें या कॉपी करके एक्सेल शीट के अंदर ओपन कर लें। एक्सेल शीट भी आपने देखी होगी, अक्सर कैलकुलेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है।
ठीक है। अब वहाँ पे उसको सॉर्ट भी करें, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और वहाँ से फिर आप अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट्स को रीअरेंज करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका एक और हो सकता है, वो ये है कि आप कंट्रोल F करें, यानी फाइंड का आप फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करें और वहाँ पे आप सिर्फ A लिख दें। तो वो क्या करेगा, जितने भी A वाले स्टूडेंट्स होंगे उन सबको हाईलाइट कर देगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपने बस उनको पिक करना है और एक पेज के ऊपर लिख लेना है। तो बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल आंसर आपके पास कौन सा आया, लास्ट वाला, कि आपने सिर्फ फाइंड करना है, फाइंड करके आपने उसे लिख लेना है। बाकी दो भी सॉल्यूशंस थे आपके पास, लेकिन वो बेस्ट नहीं है आपकी प्रॉब्लम के लिए। आपकी प्रॉब्लम के लिए जो बेस्ट था वो सबसे लास्ट वाला था, फाइंड वाला। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक जिसमें कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने देखे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का फर्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।